अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम तमाशा के साथ फात शहबाज खान। लाहौर में कोरोना पेशेंट्स की तादाद में कदरे कमी आई है और ये 90% तक कमी है। आज रिपोर्टेडली जो कोरोना मरीज़ जो हैं, जो सामने आए हैं, जो रिपोर्ट किए गए हैं, वो उनकी तादाद 11 है, 11। इसके 3 फेजेज़ हैं इस बीमारी के, और पहले फेज़ का अंजाम क्या होता है, फिर सेकंड फेज़ में क्या होगा, थर्ड फेज़ में क्या होगा, और क्या पाकिस्तान में दूसरा फेज़ आएगा, उसकी शिद्दत क्या होगी, तीसरे फेज़ की शिद्दत फिर क्या होगी, इससे मज़ीद कैसे बचा जा सकता है, और ये हुआ क्या है बेसिकली। ये आप देख रहे हैं कि इसमें बहुत बड़े पैमाने पर जो कमी आई है उसकी बुनियादी वजूहात क्या हैं। हर्ड इम्यूनिटी बुनियादी वजह है, म्यूटेशन बुनियादी वजह है, कोई टेम्परेचर के इश्यूज़ बने हैं या बना क्या है। हमारे साथ आज अहम तरीन पैनलिस्ट हैं जिनसे कोरोना पर बात करते हैं और लाहौरियों को बताते हैं कि सूरत हाल क्या है, आने वाले दिनों में हालात किस तरफ जाएंगे, और जो ईद पर लाहौरियों ने इंटरेक्शन किया है या सोशल डिस्टेंसिंग का अगर ख्याल नहीं रखा तो इसका रिज़ल्ट 15 दिन बाद आएगा। तो आज से 15 दिन बाद, यानी आज 3 अगस्त है, तो 18 अगस्त तक, 16 अगस्त तक, 17 अगस्त तक तकरीबन अंदाज़ा हो जाएगा मज़ीद के ईद के हवाले से जो गवर्नमेंट ने पॉलिसी बनाई थी उसका कितने समरात जो हैं वो लोगों तक पहुँचे हैं, क्या बना है, ये वो सारे मौज़ूआत हैं। और प्रोग्राम के आखिरी पोर्शन में ये भी बात करेंगे डॉक्टर साहिबान का हमारे साथ जो पैनल है कि इतने बड़े पैमाने से गोश्त खाने के बाद जो लोग बीमार भी पड़े हैं उनको कौन कौन सी एहतियात करनी चाहिए, या लाहौरियों की सहूलत के लिए डॉक्टरों से पूछेंगे कि ज़्यादा गोश्त खाने का साइंटिफिक तरीका क्या है। ये सारे मौजूद जिन पर बात करेंगे, हमारे साथ रहिए। डॉक्टर शाहिद मलिक PMA के जनरल सेक्रेटरी मेरे साथ मौजूद हैं। डॉक्टर सलमान काज़मी साहब YDA के सदर हैं, आप बहुत शुक्रिया आपका। बिलाल चौधरी साहब दुनिया TV, लाहौर TV के कॉरेस्पॉन्डेंट हैं हमारे। चौधरी साहब आपका भी बहुत शुक्रिया। क्या हाल है आपके? शुक्र अल्लाह का। तो कैसी गुजारी है ईद? ईद बस ऐसे ही तो बकरा शकरा भी खाया है? खाया। हाँ जी, पक्की बात है? हाँ जी, पक्की बात है। अच्छा, तो कोरोना से बचने के लिए मास्क रेगुलर पहनते हैं आप? रेगुलर पहनते हैं। पूरी केयर की है? हाँ जी, इंशाल्लाह। कोरोना से मुतालिक कोई सवाल आपके जहन में है? सर अभी तक तो नजर तो आया नहीं, देखा तो है नहीं किसी कोरोना देखा ही नहीं आपने? नहीं, कोई भी नहीं। आप देखना चाहते हैं जी कि बिल्कुल। कोरोना रक्स कर रहा है, डांस कर रहा है? नहीं, हाँ, डांस नहीं, इनके को पता तो लगे कोई मरीज है। एक्टिंग करके दिखाए कोरोना आपको? पता ही नहीं है। नहीं, फिर इस तरह करते हैं कि आपको कोरोना रक्षा चला के दिखाए। नहीं लक्ष्य आप ये चाह रहे हैं, या कम से कम आपके कपड़े धोए? नहीं, कैसे देखना चाह रहे हैं आप? नहीं है कि मरीज वगैरह भी हो, कोई पता तो मच्छर की तरह नजर आए? नहीं, मरीज वगैरह तो होना कोई। आपके ख्याल में मरीज ही नहीं थे? हॉस्पिटलों में होंगे, लेकिन मोहल्ले में कोई, घरों में तो अल्लाह का शुक्र है कोई नहीं ऐसा मसला था। अच्छा, हाँ जी। अभी सुने, ये मेरे साथ मलिक साहब हैं, ये डॉक्टर साहब हैं, चौधरी साहब हैं, ये सारे बड़ा अहम पैनल है, इनसे बात सुनने ज़रा। डॉक्टर साहब, इनकी बात, बड़ी खूबसूरत बातें इन्होंने की हैं आपके सामने, मासूमाना इन्होंने बातें की सारी। क्या आपका ख्याल है? देखिए, बात ये है, यही रवैये थे जिनकी वजह से पाकिस्तान के अंदर 6000 अमवात हुई, क्योंकि हर बंदे की ये मिथ है। कोई कहता था कोरोना है नहीं, कोरोना नहीं है। 6000 बंदा मरा है, 1,75,000 कंफर्म केसेस आए हैं। अब इन हालात के अंदर ये कहना कि ये नजर नहीं आ रहा, ये रवैये हमारी एजुकेशन ने ठीक करने थे। नहीं, वो इनको कैसे समझाएंगे? अब देखें, इनको समझाने के लिए अभी आपने क्वेश्चन किया था इस बच्चे से कि मास्क लगाएं। अब देखें, मास्क इसकी चिन के ऊपर है, ये मास्क का तरीका नहीं। मास्क नाक के ऊपर लगना चाहिए। बेटा, बात यह है कि मास्क जो है ना, ये रेस्पिरेटरी वायरस है, सांस का वायरस है। मुंह, नाक आपके दोनों नंगे हैं। अगर मैं या खान साहब बीमार हो तो हम आपके लिए एटम बम है, अगर आप बीमार हो तो आप हमारे लिए एटम बम हो। ठीक है, यही वजह थी जिसकी वजह से 6000 बंदे मरे, और इस मुल्क के अंदर मरे। जिस घर का एक बंदा इस कोरोना से मर गया ना, उसके हालात जाके पूछो। ये आपको कोई बंदा नहीं मिला? नहीं, अल्लाह का शुक्र है, अभी तक तो कोई भी नहीं। कहाँ रहते हैं आप? मैं बड़ा सांदा। हाँ, बड़ा सांदा। बड़ा सांदा। बड़े सांदे में लॉकडाउन नहीं हुआ जी कोई? जी बिल्कुल, इन इलाकों में भी लॉकडाउन हुए हैं, लेकिन ये फाज साहब जो बड़ी बात है वो ये है हेल्थ एजुकेशन की अवेयरनेस के ऊपर।
वो उसमें ये है कि ये हमारे जो स्कूलों की टेक्स्ट बुक्स हैं उसमें नहीं है, हमारी एडवर्टीजमेंट है जिस मैथ लेवल पे होनी चाहिए थी वो नहीं है। तो इस वजह से जो आम जो लेमैन हैं, जो मजदूरदार हैं, दिहाड़ीदार तबके हैं, जिन्होंने 2-2 4-4 क्लासें पढ़ी हैं, ये उनका कसूर नहीं है। ये हमारी जिस तरह इनका भी थोड़ा बहुत कसूर है, जिस तरह हमारी गवर्नमेंट का भी है। तो इनको उस तरह चीज़ों की आगाही और अवेयरनेस देनी चाहिए थी, लेकिन फिर उस तरह हमारी आवाम को खुद भी शऊर लेना चाहिए, देखना चाहिए कि मुल्क की सूरत हाल क्या है। चले अगर इनको कोरोना नज़र नहीं आ रहा तो इनको अपने आसपास की चीज़ों के बारे में अवेयर रहना चाहिए कि दुनिया में हो क्या रहा है, अस्पतालों के अंदर क्या हो रहा है। अब से आज से 1 माह पहले अस्पतालों के अंदर जो ऑक्यूपेंसी रेट थी वेंटिलेटर्स की, एचडीयू बेड की, वो 95% थी। वो तो अब आगे अल्लाह की करम नवाजी हुई है कि वो 5% तक रह गए हैं। ठीक, एक सेकंड, आपका नाम क्या है? सोहेल। सोहेल भाई, आपका जब रिक्शा खराब होता है हाँ जी। तो आप म्यू हॉस्पिटल लेके जाते हैं? नहीं नहीं, मैकेनिक के पास। मैकेनिक के पास लेके जाते हैं। तो ये बातें तो मैकेनिक तो नहीं बताएगा, ये तो कोई डॉक्टर बताएगा, है ना? बिल्कुल। मोहल्ले के किसी डॉक्टर से पूछा आपने? हाँ जी पूछा। किससे पूछा? डॉक्टर हैं उधर काफ़ी, तो वो भी कहते हैं असली डॉक्टर हैं? बस ऐसे ही है। देखो ना, आप मैकेनिक के पास जाते हो तो आपको पता है कौन सा मैकेनिक असली वाला है। मोहल्लों में तो डॉक्टर आपको पता ही है कैसे होते हैं। हाँ, मोहल्लों में डॉक्टर कैसे होते हैं कहते पता है। हाँ जी, पता है। वो आप सही इनका कह क्या रहे हैं। जवाब? कहते भाईजान मुझे कोरोना दिखाएं। नहीं, वो असल में ना ये फात भाई, बहुत सारे लोग अभी कोरोना से महफूज हैं इस मुल्क में, अभी उन्हें पता नहीं लगा। अभी ये फैल रही है बीमारी, ये ख़त्म नहीं हुई और इसकी दोबारा भी स्पाइक आ सकती है। जब स्कूल खुलेंगे तब भी कुछ केसेस आ सकते हैं, फिर जब सर्दियाँ आएंगी तब भी केसेस आ सकते हैं। ये एंडेमिक हो जाएगी आहिस्ता आहिस्ता। हर हफ्ते 4-5 केस आएंगे, उनमें से कोई एक आधा बंदा वेंटिलेटर पे जाएगा, नहीं टाइमली मैनेज होगा, डेथ हो जाएगी। तो ये आहिस्ता आहिस्ता सबको पता लग जाएगा। डेंगू 2011 में आया, फिर 13 में आया, फिर 15 में आया। ऑल्दो मैनेजमेंट बेहतर हुई है डेंगू की, मगर ये क्या बीमारी खत्म हो गई है? पाकिस्तान में जो बीमारी एक दफ़ा आ जाती है वो खत्म नहीं होती। इज़हार चौधरी साहब भी मेरे साथ हैं, पीएमए के साबिक सदर हैं। चौधरी साहब, वेलकम टू शो। ईद मुबारक आपको। खैर मुबारक आपको भी बहुत। बच्चा रिक्शे वाला ये दिखाएं जी, कैमरामैन साहब, बड़ा मासूम सवाल कर बैठा है। वो कहता है मुझे कोरोना दिखाएं कहाँ है। ये बस यही तो हमारी एक सबसे बड़ी बदकिस्मती है कि हुकूमत वक्त ने जो सबसे ज़रूरी काम था वो लोगों को एजुकेट करना था, इस महाज को तो उन्होंने बिल्कुल अटेंड ही नहीं किया। वो तो अपने एक सर्कल के अंदर चीज़ों को एज्यूम करके थे, रात को मीटिंग करके फाइनल करके बाहर आ जाते थे। उनको ये 22 करोड़ जिसके लिए वो माँ का एक दर्जा रखती है हुकूमत, उस जिम्मेदारी को उसने कहीं पे भी किसी स्टेज पे भी अदा नहीं किया। और यही हमारी सबसे बड़ी बदकिस्मती है कि अगर वो ऑन बोर्ड सबको लेती, आप लोगों ने जितना किरदार अदा किया आफरीन है, इसमें कोई वो नहीं है कि हम आप लोगों की खुदा तारीफ करते हैं। आपने इस मुश्किल तरीन वक्त में बेहतरीन जिम्मेदारी का एहसास लिया और ये ही सबसे बड़ी जिम्मेदारी थी। आप लोगों ने इस मुश्किल वक्त लोगों को आगाही के लेकर और लोगों को बाखबर करने से लेकर उनको बचाव के जो बेहतरीन तरीके थे वो सारे आप लोगों की तरफ से पता लगे। हुकूमत की तरफ से कुछ भी नहीं आया। हुकूमत ने तो जिस स्टेज पे जब उन पे पॉलिटिकल प्रेशर आया तो उन्होंने खानापुरी के तौर पे आप लोगों को इंस्ट्रक्शन दी कि आप इसको एक यूनिट का हिस्सा बनाएं। उसमें आपको कहीं पे भी उन्होंने इंसेंटिव नहीं दिया। हम ये चाहते हैं कि हुकूमत जहाँ इतना बड़ी अमाउंट हॉस्पिटल्स पे या इलाज के लिए करना चाहती थी, अगर वो अवेयरनेस कैंपेन के ऊपर उसका 1/3 भी करती तो हमें आज इस तरह से ये जो आपने पॉइंट आउट किया, रिक्शा ड्राइवर कहता है कहाँ कोरोना, तो यही हमारी सबसे बड़ी दुख और तकलीफ थी। अदरवाइज ये स्ट्रेंथ बन जाती, उलट हो जाती। उलट हो जाती। क्या नाम है आपका? राणा शकील सर। राणा साहब, आप ठीक हैं? हाँ शुक्र अल्लाह वो का। कोई ऊंट खाया, कोई बकरा शकरा? हाँ ऊँट का गोश्त खाया था कल। आपको ऊंट मिल गया? हाँ शुक्र हम। माशाल्लाह। और क्या खाया है? वहाँ गाय भी खा गए? हाँ जो मिलता है कुछ खा गए। राणा साहब क्या करते हैं आप? मेरे रिश्ते हैं 2, मैं रिक्शा चलाता हूँ। माशाल्लाह, आप अमीर आदमी हैं। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। बड़ी बात है, आपके तो एहसासे भी होंगे, हाँ जी। गैर मुल्की अकाउंट्स भी होंगे। नहीं वो तो रखे नहीं है यार, मैं कौन सा नवाज शरीफ हूँ जो रखूँ। अच्छा। आज नहीं। हुक्मरान नहीं है। शुक्रमान नहीं। मुझे बताएं राणा साहब कि कोरोना से कैसे बचे हैं आप, क्या किया है? कोरोना सर ये ऐसे बाजी। और ये क्या है कोरोना? कोई मेरे देखे ना, ये इज़हार चौधरी साहब एक बहुत बड़ा नाम है, मलिक साहब बहुत बड़ा नाम, काजमी साहब बहुत बड़े डॉक्टर हैं, ये चौधरी साहब हमारे साथ बड़े रिपोर्टर हैं बहुत बड़े। तो क्या आप इनको ज़रा समझाएंगे कोरोना क्या है? देखिए डॉक्टर है, उन्होंने जो बताया है टीवी में कि यार तुम लोग ऐसा करो, बाहर ना निकलें, अपने आप की बचत करें। हम लोग गरीब जितने भी हैं वो ये सोचते हैं कि यार डॉक्टर हैं, वो देखें ज़िंदगी और मौत से वो लड़ रहे हैं, हम लोग नहीं ना।
रहा है, वो बता रहे हैं कर ये दे हैं, और इनको देख के हम लोग जो रिक्शा चलाने वाले लोग हैं वो शाम के टाइम निकलते हैं, 2-3 घंटे गाड़ी चलाते हैं, फिर घर चले जाते हैं कि कोरोना से बचना है। ऐसे कोरोना ने लोगों को इतना डरा दिया वो घर से बाहर नहीं निकल रहा। जिसने बच्चों की रोटी रोजी कमानी निकलनी है वो भी अपने घरों में चुप के बैठा, यार बच्चों की रोटी कमाऊंगा, कहीं रोटी कमाते कमाते मैं भी ना आगे चला जाऊं। और कोरोना से ऐसे लड़ रहे हैं हम लोग, साफ सुथरे हैं, बचत करते हैं, जहां 10 आदमी खड़े हैं वहां पे जाते ही नहीं हम लोग, अपने घरों में बैठे हैं। कोई काम हो तो बाहर निकलते हैं, वरना हम लोग कोरोना के साथ ऐसे लड़ रहे हैं सर। अच्छा, हाँ। मास्क मुझ पहने नहीं आपने? सर मैंने पहना था, जरा बाहर निकला हूं, अभी डस्टिंग हवा लेने निकले? हाँ और थोड़ी एहतियात रखे हैं इंशाल्लाह सर। थैंक आपके यू। बहुत खूबसूरत बातें की हैं, बहुत शुक्रिया होगा। क्या नाम है जी आपका? मेरा इफ्तिखार है सर। इफ्तिखार भाई कहाँ फिर रहे हैं? सर ये अंकल है मेरे, निकाह फ्रीजर छोड़ने गए थे। अंकल दिखाएं जी, कितने खूबसूरत अंकल है माशाल्लाह, प्यारे अंकल। इस तरह के अंकल नसीबों से मिलते हैं भाई, अल्लाह सेहत रखे। आपकी मेहरबानी है। ये देखे मेरे 4 रात को मेरा 10,000 और 2 मोबाइल गए हैं, और किसी पुलिस छोटी चौकी है ना, उनके पास कोई सहूलत है ना कुछ नहीं है। ये देखे मेरे पास मोबाइल में तो दिन 9 बजे ये कोरोना की ये कोरोना ली हुई है। मैं मानी कराने कहता कोई कोरोना इतना नहीं है। 15 रुपए की 10 रुपए का। डॉक्टर साहब बात सुने। ये बातें सुनने वाली हैं। डॉक्टर साहब प्लीज प्लीज। अच्छा, कोरोना नहीं है? नहीं है। मैं पूरा बिल्कुल, मैं पिंडी से होके ये आया हूँ। बेटा होगा? जी मेरा, मैं कराची से होके एक आया मिनट हूँ। एक मिनट एक मिनट। बेटे को स्कूल ने छुट्टियां दी हैं जी। क्यों भला? इसका- एक मिनट, जी। क्यों भला? करने के लिए। नहीं नहीं, छुट्टियां क्यों दी? कोरोना की वजह से? हाँ, बच्चों को सुन लेना। हाँ जी। आप कह रहे हैं कि स्कूल ने झूठ बोला है, हाँ मैं कहता हूँ। टीचर ने झूठ बोला है। नहीं टीचर नहीं बोला। नहीं नहीं, टीचरों ने छुट्टियां दी ना इसको। हाँ जी दी है तो कुंभर नहीं, एक जी, मिनट, जी। अब स्टेप वाइज चले ना। जी पहले घर में आपके कुंडी आती है, जी फिर आप अंदर जाते हैं, जी। आप सीधा बेडरूम में ना जाए, ठहर जाए, एक एक करके। बिल्कुल ठीक है। इसको छुट्टी किसने दी है? ये टीचर ने दी है। टीचर ने झूठ बोला है। टीचर ने, जी आप कह रहे हैं झूठ जी बोला है। ठीक है। आप बच्चे को बता रहे हैं कि तेरे टीचर झूठे ने, आप बता रहे हैं, जी। मैं नहीं बता रहा। जी ठीक कह रहे हैं। फिर इसका प्रिंसिपल भी झूठा मैं है ना? चलो कह मान लेता हूँ। नहीं, है ना? मैं मान लेता हूँ। नहीं नहीं, आप कह रहे हैं हाँ मैं कह जो मैं कह रहा हूँ। बच्चे को छुट्टियां गलत मिली, बच्चे के साथ झूठ बोला, फ्रॉड हो गया। फ्रॉड हो गया। आपके खानदान के साथ। बिल्कुल। आपने मेडिकल साइंस पढ़ी है? मैंने साइंस तो नहीं पढ़ी, मैं कम पढ़ा अभी हूँ। 2 मिनट बाद आप मुझे कहें कि मैं हेलीकॉप्टर भी चला लेता हूँ, नहीं सर तो ये क्या बात बनेगा? देखो, ये जवाब मेरी ले बात सुने, अभी जवाब मेरी बात सुने, मेरी अभी जवाब ले ले। मैं आपको जवाब देता हूँ। ये डॉक्टर साहब नहीं, ये जवाब देंगे। ये देंगे। ये इज़हार चौधरी साहब हैं, ये काजमी साहब हैं, मलिक साहब हैं, इज़हार साहब, ये बिलाल साहब पहले आप क्या आंसर करेंगे इन्हें? देखिए वो फाज साहब, इशू ये है कि बात फिर वहीं पे आती है अवेयरनेस अवेयरनेस अवेयरनेस। तो जिस मुल्क में लिटरेसी रेट आपका ना होने के बराबर है, तो फिर वहाँ पे इस किस्म के जो क्वेश्चन है ये पैदा होंगे। ये इनको हम इनका कसूर नहीं है। ये मेरा सवाल दोबारा ले लें। ये भाई हैं, बड़े अजीज हैं, आपका इनसे बहुत करीबी ताल्लुक है, बिल्कुल ऐसे ही है। और आपका इनके बगैर गुजारा नहीं है, ठीक है ना? इनको समझाएं, आप सादी जुबान में इन्हें समझाएं। कैसे समझाएंगे? नहीं देखें, ये वायरस है, ये नज़र नहीं आता, ठीक है, ये आम आंख से भी नज़र नहीं आता। तो ये दुनिया में इस वक्त लाखों अमवात हो चुकी हैं, पाकिस्तान में भी हज़ारों अमवात हो चुकी हैं। तो जिस तरह हमारे हमसाया मुल्क इंडिया में भी 40,000 के करीब अमवात हो चुकी हैं। तो इशू ये है कि जब दुनिया के तमाम काम बंद है, स्कूल बंद है, रेस्टोरेंट्स बंद है, सिनेमा घर बंद है, स्पोर्ट्स एक्टिविटी नहीं हो रही, तो इन चीज़ों को समझना चाहिए, दुनिया के साथ चलना चाहिए कि क्या चीज़ हो। अगर आपको नहीं इन्फॉर्मेशन, तो आप किसी पढ़े लिखे बंदे के पास जाए, उससे पूछें, आप डॉक्टर से पूछें, किसी पढ़े लिखे बंदे से पूछें भाई दुनिया में हो क्या रहा है। जब आप खुद अपनी तरफ से एक्सेप्शन करेंगे, मुख्तलिफ चीज़ों का जायजा लेंगे कि जनाब ये गलत हो रहा है, तो इस तरह ना आप जब गलत राह पे चलेंगे तो आपके जो नीचे हैं, जो आपके अंडर काम करें, आपके बच्चे, आपकी फैमिली है, वो भी फिर गलत लाइन पे चलेंगे। अब आप क्या कहेंगे? मैं ये कह रहा हूँ अब ठीक है, अल्लाह का फजल है, पाकिस्तान में इतना कोरोना नहीं है जितना हुकूमत ने फैला दिया है, क्या क्या डरा दिया है।
ठीक है ना। ओके, एक मिनट, आप मलिक साहब जवाब देंगे। ये आपके भाई हैं, करीबी दोस्त हैं, बच्चों की तरह। देखो बेटा, आप स्टूडेंट्स पढ़ाते रहे हैं तो इनको भी पढ़ाएं। मैंने आपको पढ़ाना है हेल्थ एजुकेशन, सेहत की तालीम पैगंबरी काम है। मेरे आका सबसे बड़े टीचर थे, वो पढ़ाते थे, कौम को बताया कि इखलाक क्या होता है और क्या होता है। और ये कहा गया कि अगर चीज़ का पता नहीं उसको मत फैलाओ। आपने कहा है कि कोरोना है नहीं। 6000 अमवात हुई हैं पाकिस्तान के अंदर गर्मी के नमूनिए से। जितना नमूनिए के साथ इतनी अमवात हुई हैं कभी नहीं हुई। बूढ़े बंदे, बच्चे और जवान, 4000 डॉक्टर भी मरे हैं दुनिया के अंदर, इतनी अबर है। मौत एक ऐसा इंडिकेटर है, ऐसा अलामत है जो छुपती नहीं है। हुकूमत छुपाना चाहे छुपा नहीं सकती। तो बेटा ये मरे हैं तो क्यों मरे हैं? अल्लाह की रजा अपनी जगह के ऊपर, मगर ये कोरोना था, ये हकीकत है। इसको बेटा इससे डरो, इसको कुलीग समझो, इसे अपना ड्राइवर साथ वाला समझो, फिर तो बचत है, नहीं तो ये खत्म ही नहीं होना। अच्छा चौधरी साहब, आप कैसे गाइड करेंगे? इसके बाद इनका सवाल लेना मैंने, कैसे गाइड करेंगे? मैं सिंपल एक बात कहता हूँ कि जब आप लोगों के जहनों में ये चीज़ आ जाए कि ये कोई इंटरनेशनल फोर्स कौन सी ना हुकूमत को पैसा दे के ये तादाद शो करना चाहती है, अस्पतालों के अंदर डॉक्टर साहबान जहर का टीका लगा के इंसानों को मारते हैं, तो इससे ज़्यादा दुख और तकलीफ की क्या बात होगी? जिनका पेशा इंसानी ज़िंदगी को बचाना है, और उस रास्ते में हमारा वाइस चांसलर मुल्तान यूनिवर्सिटी का, वो ग्रेड 22 में नायाब आदमी था, नायाब आदमी, बहुत करीबी दोस्त था, वो अपनी जान की बाजी हार गया। इस तरह के और जितने भी थे गुमनाम हीरोज, ये तो बड़े ओहदे पे था, सामने आ गया। अदरवाइज जो यंगस्टर्स थे, जो आप लोगों की हर वक्त 24 घंटे खिदमत करते थे, वहाँ मौजूद रहते थे, उन्होंने अपनी जानें कुर्बान की हैं। जिन माओ के बच्चे गए हैं, बेटियां गई हैं, बहनें गई हैं, जिसके खामन गए हैं, आप उनसे पूछ के तो देखें। जब आप ये उनके सामने कहेंगे कि ये एक सब दिखावा है, तो उनके दिल पे क्या गुजरेगी कि ये एक इतना नावाकिफ आदमी है जो कि कोरोना नहीं है इसलिए बुलाया है। मैं आपसे सियासी बात नहीं करना चाहता हूँ, हेल्थ की बात हो रही, सेहत की बात हो रही। इसके अंदर एक नजर आ रहा है ना, आपके अंदर खिलाफ नफरत है ना, वो नजर आती है। आप कैसे उन्हें बताएंगे? सर भाईजान का सवाल है। ये बीमारी अभी पाकिस्तान में नई आई है, पता लग जाएगा आहिस्ता आहिस्ता, किसी को कुछ समझाने की जरूरत नहीं है। ओवर अ पैसेज ऑफ टाइम सबको समझ आ जाएगी, क्योंकि ये जब जिस तरह डेंगू आया था तो लोगों को था कि पता नहीं डेंगू आया कि नहीं आया, फिर आहिस्ता आहिस्ता डेंगू घर घर में आया, एक एक घर में इनके तो बीमार। वालिद साहब से बातें कर ली हमने, बेटे से बात ही नहीं की। क्या नाम है बेटा आपका? अब्दुल्ला। बेटा किस क्लास में आप? मैं 3 में गया हूँ। 3 में चले गए? जी। तो स्कूल ने क्यों छुट्टियां दी आपको? कोरोना की वजह से। तो आपको यकीन है ना इस चीज का? मानते हैं? जी। केयर भी करते हैं? जी। आपके पापा तो मानते नहीं है, पापा को समझाते नहीं हो? पापा को कहते नहीं कि पापा मैं पढ़ा लिखा हूँ यार, पापा बात मानो मेरी, हैं? जी। समझाते हैं पापा को? जी। जी। बताओ भला कैसे बताते हैं पापा को? बताओ। घर में कोरोना कैसे आया? ये छुट्टियाँ किस चीज़ की दी है उन्होंने? क्या कह रहे हो? ये उन्होंने छुट्टियाँ किस चीज़ की दी है? कोरोना आया तो छुट्टियाँ मिली है ना। हाँ, ये आपको समझा रहा है पापा, इसके पापा, ये आपको यही बता रहा है मैं इनकी बात पे सारा फॉलो कर लेता हूँ। ये बच्चों का मुस्तलिफ खराब हो रहा है बहुत ज़्यादा, ये खराब हो रहे हैं, मेहरबानी करके स्कूल खोले जाए। ये मेरा बच्चा, मैं खुद कह रहा हूँ, बहुत खराब हो गया है बहुत ज़्यादा। ये इनकी बात का जवाब। देखें, स्कूल इंशाल्लाह जरूर खुलेंगे। हम इस वक्त हुकूमत चल रहे हैं, हुकूमत तो खोलने के लिए तैयार थी बहुत पहले। ये हम एज ए मेडिकल साइंटिस्ट, एज ए डॉक्टर, क्योंकि हमने ये इंसानी ज़िंदगी की जिम्मेदारी का हल्फ उठाया हुआ है, हम लोग उनको बार बार कहते हैं, खुदारा इस कौम की खातिर जिनके मरते उनसे जाके पूछो, आप अपनी जिम्मेदारी अदा करने में कोताही कासर हैं। हमने दबाव डाला हुआ है कि खुदारा एक बारी आप सब्र करके सही तरीके से इसको लागू करके हमारी कौम की जान छुड़ाएं। हम उस तरफ गामजन हैं, अल्लाह मियां हम पे करम कर रहा है। इंशाल्लाह बहुत जल्दी आपके बच्चों के स्कूल भी खुलेंगे।
अगर इनकी जान है तो ये स्कूल में जाने के काबिल है। अगर खुदा न खास्ता अल्लाह ना करे आपके घर में किसी अजीज की जान चली जाएगी ना, फिर आप कहेंगे कौन सा स्कूल और कौन सा कारोबार, कौन सा। जिंदगी है तो सब कुछ है ना, ये तो किसी से पूछ के नहीं आई। सेहत है तो तालीम है। यस, ये मेरा बच्चा ना कभी किसी ने नहीं दी इसने, अब ये बाहर जाता है, लड़ाई करता है, ठीक है, स्कूल का सबक भूल गया है। मैं तंग हूँ, मैं ये मेरा बच्चा खराब जा रहा है। अब क्या होगा, बड़ा हो गए शुरू करेगा। अगर इस चीज पे यकीन करते हैं, अगर ये जिंदा रहेगा तो ये इस तरफ जाएगा ना। हम उसकी जिंदगी की तदबीर कर रहे हैं, आप उसके आगे अमल की जिंदगी की बात कह रहा, मैं अकेला नहीं कह रहा, ये 22 करोड़ आवाम कह रही है। 5 करोड़ आवाम की तरफ से कहता हूँ कि अगर आप जिंदा रहेंगे तो आइंदा का ख्वाब देखेंगे ना। इस वक्त जो तदबीर की जा रही है वो आपके जिंदगी के लिए की जा रही है। और हम आपका जो आप जो अभी रिक्शा चला रहे हैं, जो आपका लोडर है जी, उसको चलाने के लिए जरूरी है ना कि आप जिंदा रहें। बिल्कुल सही बात है। तो ये वो कह रहे हैं कि पहले अपनी सेहत का ख्याल करें। चलो ठीक है जी, हम की बात मान लेते हैं, पर ये करें जरा इसके लिए। बहुत जल्दी हम अच्छी की उम्मीद रखें। आप कुछ कहना चाहें, कंक्लूडिंग रिमार्क? इसकी ना बच्चों की छोटी ईद पे सख्ती करते, हमारे कहने पे हमारी अब तक जान छूट चुकी होती। उस वक्त इन्होंने आप ताजरों के बाकी लोगों के दबाव में आके कोताही की है। अब अज़हा में हकीकी है। अब हम इंशाल्लाह अच्छी की उम्मीद रखते हैं कि अब ये सही लाइन पे चल रहे हैं, ये सख्ती करें, क्योंकि ये दूध के अंदर छींटा डालने वाली बात है। अगर एक दही का छींटी पड़ गई, पूरा दही खराब, दूध खराब हो जाता है। हमारी कैफियत ऐसी है मुआशरे के अंदर, हमने बचत ना की, पूरे का पूरा जो इलाका है वो इसमें लपेट में आ जाएगा। ठीक है, बिल्कुल। आप जब स्कूल खोले ना, तो जो इसकी बच्चों की होती है उस तरह सेंटर जो है आदमी वो सारा कुछ होना चाहिए। तदाबीर करके भेजेंगे, इसके अलावा हम इनको जाने नहीं देंगे। नहीं मानेगा आपकी बात, ये शबाशिव नहीं है। तो मानना पड़ेगी। उसकी वजह यह है कि इसके अलावा अब चारा नहीं है। हम अपनी जिंदगियों की कुर्बानी अब नहीं दे सकते। हमने जितने डॉक्टर कुर्बान करने से कर लिए। SOP स्कूलों के हवाले से बना, लोगों ने जाने दी है। हम आपके तहफ़्फ़ुज़ के खातिर लड़ रहे हैं, हुकूमत नहीं लड़ रही। हम आप लोगों के साथ हैं, आप लोगों की रहनुमाई करेंगे, आपको गाइड करेंगे। कहेगा खजाना खाली है, मेरे पास कुछ है ही नहीं है, वो क्या भूखा है। हम बगैर वज़ीर आला के, बगैर सरो सामानी के, मुफ्त अपनी कौम के लिए तजावीज़ देने के लिए तैयार हैं, गाइड करने के लिए। इंशाल्लाह ये होगा और जरूर होगा। हम इंश्योर करेंगे, इसकी चौकीदारी करेंगे। क्या नाम है आपका? मोहम्मद रफीक। भाई बहुत शुक्रिया, बड़ा फैन हूँ सर, मेहरबानी। ओके, शुक्रिया। बच्चे का ख्याल रखें, इंशाल्लाह। अपना भी ख्याल करें। आप सबको मेरा सलाम, और ये मेरा बच्चों के लिए मुस्तैद करें, मेहरबानी होगी आपकी। इनके तहफ़्फ़ुज़ के लिए हम सब कुछ कर रहे हैं। सबको सलाम करता हूँ कि मुझे जरूर करें, ठीक है। थैंक यू, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। क्या नाम है आपका? मोहम्मद रफीक। रफीक भाई, क्या करते हैं आप? मजदूरी करता हूँ, अभी अड्डे जो आ रही हूँ, काम कर रहा हूँ। लेकिन कोरोना से बचने के लिए भी कुछ किया है? बच्चे बुझे नहीं, लेकिन मेरे छोटे बहन भाई हैं, लेकिन मैं सारे के लिए काम करता हूँ। लेकिन 3 दिन अड्डे में आता हूँ, दिहाड़ी नहीं लगती, जेब में सिर्फ 40 रुपये। और मैं लड़का दोनों ऐसे अड्डे जो आ रहे हैं, अब पसीनों पसीने हैं, लेकिन कोई काम चलता ही नहीं पिया यार, क्या करिए। 4 महीनों के वेल हो रहे, परेशान, पेंट से रहे हैं फिर भी परेशान, ऐसे ही आए तो भी परेशान। अगर महीने का इंशाअल्लाह तो कम ना 800 दिहाड़ी लेता था, 24,000 में कमाता था। और इस टाइम कसम से कह रहे 4 महीनों का मैं 1 रुपया नहीं कमाया, कसम से। 40 रुपए जेब में है, और कहता है कि आप देखें लॉकडाउन ने लोगों का हशर कैसे किया। इसमें कोई शक नहीं। यह 30-40 रुपये जेब में। इनके लिए एक रिलीफ पैकेज दिया, इसको चाहिए उसको अवेल करे। आज भी वो अवेल हो सकता है, ये नहीं कि वो बंद हो गया। आपका क्या सवाल है? अस्सलाम वालेकुम जनाब। सर मेरे ना थोड़े से इश्यूज़ ये हैं कि ना गवर्नमेंट को ये पता है कि टाइमिंग क्या बनानी है, ठीक है। इन्होंने मार्केट्स की टाइमिंग बनाई है जी शाम 5 बजे तक। अब जो प्राइवेट इदारे हैं उनमें जाके आप देखें, कहीं पर भी 5 बजे 6 बजे से पहले 7 बजे से पहले छुट्टी नहीं होती, ठीक है। अब 7 बजे जब हम वहाँ से छुट्टी करके निकलते हैं तो हमें बताएं हमने सौदा सलब कहाँ से लेना है। मार्केटें सारी बंद हो चुकी हैं। फिर बात आती है कि जी यूटिलिटी स्टोर से, मैं यूटिलिटी स्टोर से खुद सामान लेता रहा हूँ, ठीक है। अब माहौल ये हो चुका है, वहाँ पे आपने चीनी लेनी है बाज़ार से तो 100 रुपये किलो है, वहाँ से लेनी है तो 68 रुपये किलो है। मौजूद है वहाँ 800 रुपये किलो, 68 रुपये किलो, लेकिन देते नहीं हैं। वो कहते हैं जी आप यहाँ पे 1000-1500 की खरीदारी करेंगे फिर आपको ये 5 किलो चीनी मिलेगी, अदरवाइज आपको नहीं मिलेगी, ठीक है। अब मुझे बताएं कि वहाँ पे ज़रूरत ज़िंदगी की सारी चीज़ें मौजूद नहीं हैं जो मुझे चाहिए। अब मैं कहाँ से वहाँ से 1500 रुपये की क्या क्या ख़रीदारी करूँ?
कि मुझे वो 5 किलो चीनी देंगे। उनका सवाल बेसिकली ये है कि 7 बजे दुकानें बंद करने से लोगों को क्या क्या मसाइल हैं, बेसिकली सवाल ये है। देखिए बात ये है कि जो SOPs है ना कारोबार की, ये तो हमारे पहले भी इसके ऊपर तहफ़्फ़ुज़ात थे। आपने मार्केटिंग को सेग्रीगेट नहीं किया कि कहाँ का बंदा काम करेगा, कैसे शॉपिंग करेगा। हमने इनको कहा था कि आप इसको ऑनलाइन शॉपिंग कर दीजिए। मसलन कुछ दुकानें ऐसी हैं जिनका शटर नीचे गिरा हो, ऊपर लिखा हो मोबाइल नंबर कि आप इस मोबाइल पर रिंग कीजिए, हमारा बंदा आपके आगे पहुंचा जाएगा इस चीज़। ठीक है, एक तो ये इनकरेज करने की बात थी। ये बच्चे का सवाल ये है कि वर्किंग आवर्स इन प्राइवेट सेक्टर्स वो एक्सेप्टेबल नहीं है, बहुत ज़्यादा है। अब ये तमाम चीज़ें हैं रिट ऑफ दी गवर्नमेंट की, ये गवर्नमेंट ने रिट करनी है। अब सिर्फ SOPs जारी नहीं करनी, SOPs पे अमल दरामद करवाना है। दुकानें 7 बजे बंद होना पूरी दुनिया की तरह असूल है। उससे होता क्या है कि लोगों की कंजेशन कम होती है। चीज़ें आप टाइमिंग सेट करने के फला मसद आपने स्कूल खोलना है, आपका कोई सवाल है? एक मिनट। मेरा ये सवाल ज़्यादा हो जाएगी, क्योंकि देखें जो एक दिन में खरीदारी 1 लाख की अगर होनी है वो सुबह 9 से लेके 12 बजे तक होनी है रात के, वो अगर आप कहेंगे जी सुबह ठीक है, समझ गया आपकी बात, 5 बजे तक करेंगे। आपका क्या सवाल है? मेरा ये सवाल है, जो लोग ईद का ज्यादा गोश्त खाते हैं उसके बारे में आप क्या कहेंगे? ईद का गोश्त ज्यादा खाते हैं? तुमने कितना खाया है? मैंने तो इतना नहीं खाया। तो तुम्हें क्या परेशानी है अगर कोई ज्यादा खा ले तो? अगर खाते हैं तो इसका क्या मतलब है? हाँ जी, बिलाल जोरी साहब, ये कोरोना से बात थोड़ी थोड़ी ना ईद के गोश्त की तरफ गई है, तो गोश्त कितना खा लेना चाहिए? कोई इंसान के लिए 250 ग्राम जो गोश्त है वो दिन में खाना चाहिए। वो तकरीबन बनता है पाव के करीब। होता ये है कि जब हम लोग ईद वाले दिन गोश्त खाते हैं, सुबह भी गोश्त खा लिया, दोपहर भी गोश्त खा लिया, रात को भी गोश्त खा लिया, साथ सैलड का प्रॉपर इस्तेमाल नहीं करते, प्रॉपर उसको पकाते नहीं। जब हम गोश्त करते हैं तो फौरी तौर पर गोश्त जब हम ज़िबा करते हैं जानवर, उसके बाद 2 घंटे तक उसको रखना चाहिए ताकि मुकम्मल तौर पे उस पर जो ब्लड है वो निकल जाए, और फिर उसके बाद गोश्त को मुकम्मल पूरी आग पे पकाया जाए ताकि गोश्त अच्छी तरह पक के उसमें जो जरासीम है वो ख़त्म हो जाए। लेकिन फिर उसके साथ साथ हम लोग जो ड्रिंक्स का जो इस्तेमाल करते हैं, फिर उसमें होता ये है कि गोश्त की ज़्यादती की वजह से अक्सर जो लोग होते हैं दिन में 2 से 3 टाइम नहीं खाते, जिसकी वजह से फिर मैदे में, डायरिया में, आंतरियों की इन्फेक्शन, फूड पॉइजनिंग, इस तरह के जो मामला है वो हो जाते हैं। तो बहरहाल जितनी इसकी सेहत है इसको तो मेरा ख्याल है दिन में एक दफ़ा थोड़ा सा ही खाना चाहिए। इसे तो खा लेना चाहिए। डॉक्टर साहब, भाईजान पूछ रहे हैं कि ज़्यादा गोश्त जो खा बैठे हैं या जिनका अभी भी प्लान है, दांत तेज़ किए बैठे हैं, उनके बारे में डॉक्टर क्या कहते हैं? रिगार्डिंग कोरोना या उससे हटके? नहीं, हट के गोश्त ज़्यादा खा बैठे। देखें, जो खा बैठे हैं उनको तो जो होना था इस वक्त तक जाहिर हो चुका। अगर अल्लाह ताला ने उन पर यह करम नवाजी कर दी है कि उन्होंने जो कुछ खाया उनको हजम हो गया है, तो उनको अल्लाह का शुक्र अदा करना चाहिए। और जो लोग बाकी हैं उनको ये एहतियात करनी चाहिए कि वो अगर एतदाल में रहें, क्योंकि ये एक्सट्रीम है मौसम की, इसमें एक्सेसिवली हम स्वेट कर रहे हैं, तो जिस्म का वो मिजाज नहीं रहता एक्सेसिव स्वेटिंग में कि इतने हैवी बीट को, वो इतनी हाई प्रोटीन डाइट को जो वो टॉलरेट कर लें, जिसको उर्फ़-ए-आम में हम कहते हैं गर्मी हो जाती है। तो जिस्म का इंटॉलरेंस लेवल इस टेम्परेचर में बहुत ज़्यादा कम हो जाता है। और मैं समझता हूँ कि ये हमें हर सूरत एतदाल पे, जो हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारी उनकी सुन्नत है, उस मियाना रवि पे चलना चाहिए। और ये गोश्त जो उन्होंने घर में रखा है वो उन्हीं के काम आना है। जब उनको मौका मिलेगा 2 दिन में, 4 दिन में, 6 दिन में, 8 दिन में, और सबसे आसान तरीका ये है कि वो अपने अजीज़ और क़रीब दोस्तों के साथ मिलकर उसको तकसीम करके बांट के खाएं, ताकि एतदाल ऑटोमेटिकली आ जाए। बड़ी खूबसूरत बात है। आपका सवाल है जी कोई? अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? वालेकुम अस्सलाम। क्या सवाल है आपका? मेरा सवाल नहीं है, मैं आपके चैनल से कुछ कहना चाहता हूँ। बताएं। ये खुदारा मैं ये कहना चाहता हूँ कि इस बीमारी को आप इजी ना लें। कौम से मैं ये कहना चाहता हूँ कि ये बीमारी वाकई है, ठीक है। मैं अपने वालिद के साथ 10 से 12 दिन हॉस्पिटल में रहा हूँ। मुझे पता कि किस अज़ियत से हम गुजरे हैं, ठीक है ना। कोई रिश्तेदार करीब नहीं आता, ठीक है, कोई रिश्तेदार करीब नहीं आता, कोई आपको पूछने वाला नहीं है। अगर कोई है तो वो दूर दूर से ही है। अल्लाह की आस पे सिर्फ आप बैठे हुए हैं उधर, और हॉस्पिटलों में इतना बुरा हाल है, आप बता नहीं सकता मैं आपको। जिसके पास 4 पैसे हैं वो प्राइवेट हॉस्पिटल में जाता है, उसका इलाज होता है 10 से 12 लाख, तो 15 लाख, को 20 लाख लगा रहा है, कोई 5 लाख लगा रहा है।
वो उसका इलाज हो रहा है, वो अल्लाह पाक उसे भी देते हैं। ज़िंदगी मौत अल्लाह के हाथ में है। मैंने अपने वाले साहब के साथ हॉस्पिटल में टाइम गुजारा है, मैं अपने वाले साहब की ज़िंदगी नहीं बचा सका। तो खुदा रहा इसको आप लाइट ना लें, ये कोई छोटी चीज़ नहीं है, ठीक है ना जी। मेरी ज़िंदगी का एक ही दोस्त था, वो मेरा वालिद ही था। मेरा वालिद था, मेरी ज़िंदगी का एक ही दोस्त था, मैं उसे खो चुका हूँ, ठीक है। मैं बस यही कहना चाहूँगा कि इसको लाइट ना लें, अपनी माम को यही कहना चाहूँगा, इसको बिल्कुल लाइट ना लें आप। ये बहुत ही इफेक्टिव चीज़ है। मेरे ख़ानदान में काफ़ी अफराद को हुआ है और काफ़ी अफराद को हुआ है। दूसरी बात मैं ये कहना चाहूँगा कि मेरे ख़ानदान में जितने भी अफराद को हुआ, हॉस्पिटल कोई नहीं गया, वाहिद मैं ही था जो हॉस्पिटल गया, लेकिन मैं अपने वालिद को नहीं बचा सका, डॉक्टर तक नहीं बचा सके। आईसीयू तक चले गए, वो वेंटिलेटर तक चले गए, 3 दिन वेंटिलेटर पर रहे हैं वो। कितनी उम्र थी उनकी? एज कितनी थी? उनकी एज 56 थी। अभी तो नॉर्मल एज थी, बिल्कुल रीजनेबल। और माशाल्लाह कम एज, माशाल्लाह हमसे ज़्यादा एक्टिव थे। वो जिनको भी पता चलता है वो कहते हैं यार हमें यकीन ही नहीं आता, हमें ये कुछ अंदाज़ा हुआ कि उन्हें कैसे हुआ कोरोना? कोई अंदाज़ा हुआ? फिरने से, बेहतियाती करने से कैसे हुआ? बेहतियाती नहीं, उनकी तो माशाल्लाह एहतियात ही बड़ी थी। सुबह उठ के गरारे करते थे, गर्म पानी की रूटीन थी उनकी। वो ये बीमारी से पहले भी अपनी बहुत ज़्यादा एहतियात में रहते थे। मास्क वगैरह लगाते रहे वो? हर चीज़ करते थे वो। अल्लाह ताला उन्हें गरीब के रहमत करे। आपका लॉस बहुत बड़ा है, अल्लाह आपको सब्र जमील अता करे। तो ख़ानदान के बाकी लोग गए ही नहीं हॉस्पिटल? हॉस्पिटल नहीं गए, वो प्राइवेट करते रहे, घर में करते रहे हैं। मुझे भी कई लोगों ने कहा आप हॉस्पिटल ना जाएं, लेकिन उनकी तबीयत इतनी ज़्यादा ख़राब थी। इसका मतलब है कि आप हॉस्पिटल लेके लेट गए हैं? हॉस्पिटल लेके लेट कितने दिन बाद गए हैं हॉस्पिटल? मैं 5 से 6 दिन बाद गया हूँ हॉस्पिटल। 6 दिन, ये लेट हो चुका था। डॉक्टर साहब 6 दिन बाद हॉस्पिटल लेके गए, वाली साहब को कोरोना था और 6 डेज बाद तुम? उनको कोरोना नहीं था, उनको नमूनिया हुआ है। नमूनिया एक कॉम्प्लिकेशन है कोरोना की, ये कोरोना ही था। वही बिगड़ के नमूनिया बनता है, कोरोना यही की एक किस्म है। लेकिन मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि आप देखिए कि मेरे बाकी अफराद, मेरे ख़ानदान के बाकी अफराद अल्लाह पाक ने ज़िंदगी बख्श दी है उनको। वो हॉस्पिटल नहीं, हाँ बचते हैं लोग, हॉस्पिटल नहीं गए, मरते भी हैं, बचते। ये नहीं कहता कि हॉस्पिटल ना जाएं, लेकिन ये 6 दिन कहते, 6 दिन बाद गए। देखो ये तो इंडिविजुअल रिस्पांस है बीमारी के लिए ना, किसी की इम्यूनिटी के अगेंस्ट आप उसको स्टैंडर्डाइज कर ही नहीं सकते। लेकिन जनरलाइज जो पैटर्न आया है उसके वजह कि हम पे 5वें 6वें दिन पे हम फुलमिनेंट देखते हैं, हम देखते हैं उसमें जो एक्सट्रीम आनी होती है आ चुकी होती है, और 10वें दिन पे हम कहते हैं डिक्लाइन शुरू हो जाता है, और 15 दिन के बाद हम कहते हैं सेफ जोन में चला जाता है। तो अगर ये उस दौरानिए में आया तो ये तो हम तो जिस तरह से हमारी पब्लिक इस वक्त है, हम तो उसकी फर्स्ट डे रिपोर्टिंग भी जौन से समझते हैं कि डाउटफुल है, क्योंकि वो इतने लिटरेट नहीं है। अच्छा, हमारे पास बहुत थोड़ा सा टाइम है, मैं चाहूँगा एक एक लाइन में आप एक्सप्लेन कर दें। शौरी साहब, इसकी सेकंड पीक आ सकती है, सेकंड फेज आ सकता है, और अगर आएगा तो कब तक एक्सपेक्टेड है? अल्लाह ना करे ऐसा हो, लेकिन लोगों को समझाने के लिए, आप एजुकेट करने के लिए। बिल्कुल बात भाई, इसकी जो सेकंड फेज, 3 फेजेस इसके हैं दुनिया में अभी तक जो इसके सामने आए हैं। पहला फेज़ हमारा ख़त्म हो चुका है, इसी वजह से केसेस में वाज़े तौर पे कमी है, लेकिन ये मुकम्मल तौर पे ख़त्म नहीं हुआ। जो जहाँ तक है कि सेकंड पीक जो है कब आएगी, इसके बारे में प्रेडिक्शन ये है कि हमारे बड़े आगे 1 से 2 इज्तिमा आ रहे हैं, जिसमें कि एक 5 अगस्त को हम योम कश्मीर मना रहे हैं, फिर उसके बाद मुहर्रमुल हराम है। ये एक इन्फेक्शन है और ये मुंतकिल होते हैं एक से दूसरे फर्द में। अगर इसकी लोकल ट्रांसमिशन बड़ी हमने एहतियात ना की तो इसकी जो लोकल ट्रांसमिशन है, ये कहा यह जा रहा है कि अगस्त के एंड में और फिर उसके बाद सितंबर के मिड में ये इसकी सेकंड वीक आ सकती है। लेकिन सितंबर एंड में सेकंड वीक, लेकिन इसकी जो सेकंड वीक आएगी वो पहली से ज्यादा खतरनाक और ज्यादा शिद्दत से आएगी। डॉक्टर साहब, सेकंड फेज भी आ सकता है और वो खतरनाक हो सकता है, क्या असेसमेंट है पूरी दुनिया को देखते हुए? देखिए, हम अगर सिर्फ अंदाज़ा लगाएं, नजूमी बने, तो उससे तो कोई जवाब नहीं आएगा। इसका एक ही यार्डस्टिक है कि हम रैंडम सैम्पलिंग करें, आबादी के तनासब से असेस करें कि हम खड़े कहाँ हैं, हमारी कितनी पॉपुलेशन इफेक्ट हो चुकी है और कितनी पॉपुलेशन सेफ है, क्योंकि वो ईंधन के तौर पे काम करेगी। हमारा असल जो एक क्राइटेरिया बनता है कि कितने लोग हैं जो इसके इम्यूनिटी के उसमें आ चुके हैं, कितने लोग अभी जौन से नॉन अवेलेबल है। तो एक छींट जौन सी जैसे एक पूरे दूध को ख़राब करती है, हम कहते हैं किसी एक लोकेलिटी से इसी तरह से परहेजी हुई, लोगों ने इसको इसी तरह से कहा कि कौन सा कोरोना, और उस आबादी में वो जंप अप कर गया,
वो पूरी की पूरी पॉपुलेशन दोबारा उसी फुलमिनेंट में जाएगी और उतनी शिद्दत से जाएगी, हो सकता है उससे ज़्यादा शदीद उसमें जाए। तो एहतियात जो सी है ये हमारे अब ज़िंदगी का तरीका बन जाना चाहिए। एक ही स्लोगन है, जब तक हम जीरो लेवल पे नहीं जाते हमें एहतियात का दामन नहीं छोड़ना। बहुत कम वक्त में आपने बड़ा खूबसूरत एक्सप्लेन किया। काज़मी साहब, सेकंड फेज आएगा, अगर आएगा तो कितना खतरनाक हो सकता है और कितने चांसेस हैं कि ऐसा ना हो? देखें जी, बीमारी है और कोई भी बीमारी जो पाकिस्तान में आई है ख़त्म नहीं हुई आज तक, तो ये भी एंडेमिक हो जाएगी। आहिस्ता आहिस्ता केसेस आते रहेंगे। पीक आ सकती, सर्दियों में भी आ सकती, सितंबर के एंड पे भी आ सकती। अभी पहले कुछ कहना मुश्किल है क्योंकि बीमारियां ऐसे ही हैं पूरी दुनिया में। एकदम ईरान में केसेस कम हुए हैं, दोबारा ज़्यादा हो गए हैं। इंडिया में केसेस वैसे ही पीक की तरफ जा रहे हैं, हालांकि इंडिया के हालात तकरीबन हमारे से मिलते जुलते हैं। पाकिस्तान पे अल्लाह की को खास रहमत है कि केसेस में कमी हुई है। अल्लाह करे ये ऐसे ही रहे, मगर लोगों को चाहिए कि कम से कम अपना 1 या 2 साल हमें ये मास्क लगाने हैं, क्योंकि अगर मास्क लगाते हैं तो 86% फैलाव बीमारी का कम होता है। अगर हम कितने परसेंट? 86%। अगर हम ये उतार के फेंक देंगे तो आप भी रेस्ट एश्योर्ड के दोबारा पीक आ जाएगी और बड़ी जल्दी ये दोबारा। मलिक साहब, आखिरी सवाल यही कि पीक आ सकती है, सेकंड फेज आ सकता है, और सेकंड फेज आएगा तो वो कितना अलार्मिंग होगा, कितना डिस्टर्ब करेगा? आप जिस भी पैंडेमिक को स्टडी करेंगे ना, वो 3 साल चली है कम से कम, तो ये सेकंड स्पाइक आ सकती है। आपका जो आज का प्रोग्राम था, इट वाज बेस्ट ऑफ हेल्थ एजुकेशन। लोगों का रवैया का पता चला और हेल्थ एजुकेशन का पता चला। टेक होम मैसेज सिर्फ 2 हैं। 2 आदतें अपनानी है, मास्क लगाना है, सोशल डिस्टेंस को ओबे करना है, बड़ी गैदरिंग, बड़े फंक्शन ये भूल जाए तो फिर तो बचत है। अदरवाइज इसकी सेकंड स्पाइक भी आ सकती है, ये परसिस्ट भी कर सकता है हमारे साथ और मेजर लाइफ लॉस भी कर सकता है। बहुत शुक्रिया आपका। सूरत हाल आपने देखी है, एक्सपर्ट्स की राह भी जानी है। आप ये देखिए कि बहुत बड़ी कामयाबी है अब तक, और कुदरत का कोई ख़ास फजल है कि 11 केसेस सिर्फ रिपोर्ट हुए हैं लाहौर में। सेकंड फेज़ अलार्मिंग हो सकता है। अगर आप लोगों ने मास्क ना पहने, अगर आप लोगों ने सोशल डिस्टेंसिंग ना रखी, अगर आप लोगों ने जो SOPs हैं वो फॉलो ना की, हाथ प्रॉपर ना धोए, उन्हें सैनिटाइज ना किया, तो खुदा ना खास्ता सेकंड फेज़ भी आएगा, थर्ड फेज़ भी आएगा, जो पहले फेज़ से ज़्यादा कठिन होगा और पहले फेज़ से ज़्यादा अलार्मिंग भी हो सकता है।